हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उसका थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर ले। इस चैप्टर में हम कुछ पढ़ेंगे क्या कि डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी क्या डेमोक्रेसी में कमी आ सकती है। हाँ, आ सकती है। किस तरीके से उसको दूर किया जाए, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। जो कक्षा 9 में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उससे थोड़ा सा अलग लेवल पर जाकर हम पढ़ेंगे। जैसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे पावर को शेयरिंग किया जाता है, किसमें, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में, और किस तरीके डेमोक्रेसी को डिज़ाइन किया जा सकता है, अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है कि वो सभी लोगों के लिए समान तौर पर काम आए, किसी भी एक वर्ग या किसी भी एक मेजॉरिटी पर्सन को या माइनॉरिटी लोगों को फेवर ना करे। इस चैप्टर में हम 2 एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल है बेल्जियम, दूसरा एग्जाम्पल है श्रीलंका। दोनों देश में एक अलग तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई, दोनों बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम एक बहुत ही छोटा कंट्री है जो यूरोप में है। उसका जो एरिया है वो हरियाणा से भी कम है, और उसके जो बॉर्डर है वो नेदरलैंड और फ्रांस और जर्मनी से लगते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं, 1 नंबर में पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, किसके बॉर्डर किस किस राज्य किस किस देशों से लगते हैं। तो आप क्या जवाब देंगे? नेदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी। एक बार फिर बोलिए, नेदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, इतना समझ में आया। इसकी जो पॉपुलेशन है ये भी पूछी जा सकती है, लगभग 1 करोड़ से ऊपर ही पॉपुलेशन थी, पर इसका जो पॉपुलेशन था वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा होगा। तो आप सोच रहे समस्याएं क्या थी? समस्याएं तब आती हैं जब उसकी जो कंपोजिशन था, जैसे मान लीजिए वहाँ पे जो लोग रहते थे उनकी भाषाओं के आधार पर उनका कंपोजिशन थोड़ा सा बहुत ही जटिल था। जैसे वहाँ पे जो 59% लोग थे वो फ्लेमिश रीजन के थे, जो डच बोलते थे। क्या थे? फ्लेमिश रीजन के थे। किस रीजन के थे? फ्लेमिश। क्या बोलते थे? डच बोलते थे। और जो बाकी 40% लोग थे वो क्या थे? वॉल्गिया रीजन में थे, और क्या बोलते थे? फ्रेंच। क्या बोलते थे? फ्रेंच। वॉलोनिया रीजन में थे और क्या बोलते थे? फ्रेंच। और रिमेनिंग 1% जो थे वो क्या बोलते थे? जर्मन। क्या बोलते थे? जर्मन। तो इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन कितना % बोलता था। जैसे 59% क्या बोलते थे? डच। 40% क्या बोलते थे? फ्रेंच। और 1% क्या बोलते थे? जर्मन। पर उसकी जो राजधानी ब्रुसेल थी उसका थोड़ा सुनिएगा, आप चौंक जाएंगे। 80% फ्रेंच थे, जो वहाँ 40% थे वो यहाँ पे कितने हैं? 80% है। क्या है? 80%। और फ्रेंच कितने हैं? 20%। कितने हैं? डच कितने हैं? 20%। फ्रेंच 80% है और डच कितने हैं? 20%। मतलब जो वहाँ मेजॉरिटी में थे वो यहाँ पे माइनॉरिटी में आ गए, और जो यहाँ माइनॉरिटी में थे वहाँ पे मेजॉरिटी में है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया। पर दिक्कत की बात थी ये कि फ्रेंच जो स्पीकिंग लोग थे वो काफ़ी रिच थे और पावरफुल थे। जैसे कम लोग थे भले ही, फ्रेंच जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे वो कम थे भले, लेकिन काफ़ी रिच थे और पावरफुल थे। और इसी प्रकार डच जो थे वो ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, ना ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उन लोग पर सारी व्यवस्था आने में बहुत ही टाइम लगाया, जिसकी वजह से उन लोग के अंदर गुस्सा था कि हम ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारा जो विकास है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, बल्कि फ्रेंच का जो विकास है वो काफ़ी अच्छे से हुआ, और उनका हमारे पर दबदबा बनाना शुरू कर दिया। 1950-1960 में थोड़ा टेंशन बढ़ा दोनों कम्युनिटी में। यही पूछ सकता है कि कब उनमें टेंशन बढ़ा, तो 1950 और 1960 में बढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं कि अब एक काम करते हैं कि श्रीलंका के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इन दोनों में क्या हुआ आगे चल के पढ़ेंगे। श्रीलंका में क्या हुआ? अब श्रीलंका की जो स्थिति थी वो भी कुछ उसी प्रकार थी, पर इस स्थिति में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम पढ़ेंगे। श्रीलंका एक कंट्री है जो आइलैंड टाइप का है। भारत के दक्षिणी भाग जो तमिलनाडु है उसके नीचे है, 4-5 उससे कुछ किलोमीटर दूरी पे है। उसकी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है, जो हरियाणा की पॉपुलेशन है। और श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है वो भी थोड़ा सा अजीब टाइप का है, ढंग का है। जैसे उसमें सिंगला स्पीकिंग जो वहाँ पे क्या थे, यहाँ भी बोलने के आधार पर थे, यहाँ भी बोलने के आधार पर। यहाँ पे जो सिंगला स्पीकिंग जो लोग थे वो 74% थे, और जो तमिल स्पीकिंग लोग थे वो 18% थे। तो जो सिंगला स्पीकिंग पर्सन थे
वो अधिकतर क्या थे, बौद्ध थे, और जो तमिल स्पीकिंग पर्सन थे वो क्या थे, सब थे, जैसे मान लो उनका हिंदू थे, मुस्लिम थे, ईसाई थे। ठीक है, ये कंपोजिशन पूछा था, तो एक बार इस कंपोजिशन को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेल्जियम का नक्शा है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से कहाँ कहाँ बांटा गया है, देख सकते हैं किस रीजन में कौन कहाँ रहता था। अच्छे से इस मैप को ध्यान दीजिए, मैप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और देखिए श्रीलंकन तमिल्स, देखो कुछ वहाँ पे श्रीलंकन तमिल थे, कुछ कुछ इंडियन तमिल्स थे। श्रीलंकन तमिल मतलब और इंडियन तमिल मतलब नहीं समझ में आया। क्या हुआ, जब अंग्रेजों का शासन हमारे देश पर था और उनके देश पे भी था, दोनों साथ साथ में थे, तो भारत के कुछ लोग उस समय वहाँ कर गए हुए थे। कैसे गए हुए थे, मजदूर बनाकर ले गए होंगे वहाँ पर काम कराने के लिए। तो वहाँ पर कुछ लोग उनके जो बेटे उटे हैं, उनको वहाँ की नागरिकता मिल गई है, वहाँ रहते हैं। दिक्कत क्या हुआ यहाँ पर कि जो यहाँ पर जो मेजॉरिटी में जो सरकार जो लोग थे सिंगला स्पीकिंग, उन्होंने क्या किया, इस पर एक तरह का कब्जा कर लिया। कब्जा समझ रहे हैं कि हमारी जो भाषा है सिंगला, वो राज्य भाषा बन जाएगी, और जो नौकरियां होंगी सरकारी, वो पहले हमारे जो लोग होंगे उनको मिलेंगी, बस सिंगला स्पीकिंग लोग होंगे उनको मिलेंगी, और कई सारी चीज़ें इस तरीके से बांटने लगे। तो तनाव बढ़ता गया, तनाव बढ़ते बढ़ते क्या रूप लिया, गृह युद्ध का रूप लिया, उसको भी आगे हम पढ़ेंगे। जस्ट इमेजिन दैट हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम, द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी फोर्स विल बी फ्रेंच जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। जैसे यहाँ पर देखिए क्या हुआ, माइनॉरिटीज, जो बेल्जियम था वहाँ माइनॉरिटी का राज था, बल्कि जो तमिल जो ये था श्रीलंका था, वहाँ पर मेजॉरिटी का राज था। तो चाहती अगर बेल्जियम में भी, तो जो मेजॉरिटी में लोग थे वो माइनॉरिटी को दबाकर आगे बढ़ सकते थे, पर उन्होंने अलग रास्ता चुना, वो रास्ता काफ़ी अच्छा है, उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी सुंदर रास्ता चुना, और श्रीलंका ने वो रास्ता नहीं चुना। जिस प्रकार आपने अपने इकोनॉमिक्स की चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि जो श्रीलंका का विकास था वो काफ़ी अच्छा हुआ, श्रीलंका का विकास काफ़ी अच्छा हुआ, पर गृह युद्ध से पहले, जब गृह युद्ध हुआ उसमें तो खराब हो गया। तो गृह युद्ध की स्थिति कैसे आई, ये सब पढ़ेंगे हम। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, 1948। तो जो सिंगला के जो कम्युनिटी के लीडर थे उन्होंने क्या किया, अपनी सरकार बना ली, अपने हिसाब से सारे कानून बना लिए। क्या कानून बनाए वो आप लोग मेरे को बता चुका हूँ मैं। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन। यहाँ क्या था, डेमोक्रेटिक होता था। तो देखिए डेमोक्रेटिक होने का मतलब क्या, मान लीजिए अगर आप भारत में हैं, यहाँ मेजॉरिटी में कौन है, हिंदू। अगर आप हिंदू को लेकर चलते हैं तो आपकी सरकार बनना लगभग लगभग तय है कि आप मेजॉरिटी को साथ लेकर चल रहे हैं। पर यहाँ पे गलत गड़बड़ क्या बात हुई कि आप उनका मेजॉरिटी का भला करते करते माइनॉरिटी के साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं। जिस ठीक प्रकार श्रीलंका में भी यही हुआ। क्या हुआ, वहाँ पर जो मेजॉरिटी की सरकार बनी वो बस उन्हीं का काम करती थी कि सिंगला की फेवर में, सारी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे आएंगे वो भी सिंगला स्पीकिंग होनी चाहिए, जो राष्ट्रभाषा है वो भी सिंगला है, गवर्नमेंट जॉब है वो भी सिंगला स्पीकिंग लोग को आ जाइए, और बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी कई सारे कानून लाए गए। All these government measure coming gradually in Sri Lanka, the means felt the single speaking. ये मैप देख लीजिए एक बार सही से कि किस प्रकार से यहाँ पर थे। जो सिंगलास थे, जो येलो वाला है सारा सिंगलास का है, और जो इंडियन तमिल थे वो कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं, बीच में दिखाई दे रहे हैं आपको, और जो मुस्लिम्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ यहाँ 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 यहाँ, और श्रीलंकन तमिल आपको दिखाई दे रहे होंगे जो इस साइड में है, सारे श्रीलंकन तमिल है।
फिर वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई, सिविल वॉर का रूप ले लिया, क्योंकि वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट करके एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जो माइनॉरिटीज़ में लोग थे, और उन्होंने अपना हक मांगना शुरू किया। पर हक नहीं मिलने के कारण दोनों कम्युनिटीज़ में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए, हज़ारों फैमिली वहाँ से पलायन करके दूसरे देश में गई रिफ्यूजी बनकर। हाँ, अपने काफ़ी इनका हेल्थ एजुकेशन सिस्टम सब अच्छा था पहले, बाद में इन्होंने ख़राब किया। क्यों? अपने खराब नीतियों के कारण। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब देखिए बेल्जियम ने क्या किया, इन्होंने जो काम किया क्या किया, इन्होंने ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की, इन्होंने इनका रूप ले लिया सिविल वॉर का। इनका जो लड़ाई था, जो एग्री थी दोनों बीच में, जो टेंशन था, उसने किसका रूप ले लिया? सिविल वॉर का, मतलब गृह युद्ध का, घर में ही झगड़ा हो गया। लेकिन बेल्जियम ने समझदारी दिखाई। क्या दिखाई बेल्जियम ने समझदारी? वो देखते हैं। बेल्जियम के जो लीडर्स थे वो साथ में बैठे, 1970 से लेकर 1993 तक लगभग 23 सालों तक बातें हुई उन दोनों में। कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बड़े बदलाव किए गए किसी एक चीज़ को लेकर, जिसमें काफ़ी सही तरीके से पावर को शेयर किया गया है। यहाँ पर पावर शेयरिंग को थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझेंगे। क्या किया गया? उन्होंने कहा कि हर जगह पर डच और फ्रेंच जो स्पीकिंग लोग हैं, उनके मिनिस्टर जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। जो गवर्नमेंट में अगर डच स्पीकिंग 50 है तो 50 फ्रेंच स्पीकिंग भी होनी चाहिए। और जिस प्रकार से वहाँ पर जर्मन स्पीकिंग लोग थे, उनको भी उस तरीके से रूप में दिया गया जगह। अगला क्या? पहला काम इन्होंने ये किया। दूसरा काम क्या किया वो भी देखते हैं हम। अगला काम किया क्या? देखिए इस काम क्या किया। 2 रीजन में बांटा, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रीजन बांटा। क्या बांटा? सेंट्रल और स्टेट में। और ऐसा काम नहीं था कि स्टेट पर कोई अधिकार था सेंट्रल का, नहीं, स्टेट अपना था, सेंट्रल अलग था। मतलब जिस प्रकार इंडिया में होता है कि किसी किसी रूप में सेंट्रल हावी होता है, कभी कभार स्टेट हावी होता है, उस तरीके से कम्युनिटी बांटी गई, किस तरीके से कहाँ पर कैसे लोग रहेंगे, मतलब कैसे किस तरीके से कहाँ पर सरकारें रहेंगी, किन की सरकारें कहाँ पर रहेंगी, एकदम बराबरी का भाव बनाया गया। ब्रुसेल जो राजधानी थी उसमें भी इन्होंने क्या किया? इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। फ्रेंच स्पीकिंग जो थे वो भी 50 और 50 डच स्पीकिंग थी। इस बात पर सहमति तब बनी जब कहा गया कि पहले क्या पड़ा, डच जो लोग थे वो अधिक थे, मेजॉरिटी में थे, और फ्रेंच माइनॉरिटी में थे पूरे देश में। पर जो उनकी राजधानी थी ब्रुसेल, उसमें अलग काम था। क्या था उसमें? था कि जो फ्रेंच थे वो मेजॉरिटी में थे और डच कम थे। तो कहा गया कि डच को भी आधा मिलेगा, फ्रेंच को भी आधा मिलेगा पूरे देश में। तो यहाँ पर भी जो ये राज्य होगा, इस राज्य में भी अलग सरकार बनेगी जिसमें आधा फ्रेंच स्पीकिंग रहेंगे, आधा डच स्पीकिंग रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। और एक और गवर्नमेंट बनाई गई जो तीसरी गवर्नमेंट के रूप में, जिनका कोई लेना देना नहीं था इन सबसे। उसमें ये था कि जो जिस रीजन से आता है, जिस लैंग्वेज से आता है, वो उन्हीं को वोट देगा। मतलब अलग अलग चुनाव होता था। तो वो किस पे, वो गवर्नमेंट बन के आती थी, वो कल्चरल, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यू को देखती थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तीसरी जो गवर्नमेंट थी, सेंट्रल और स्टेट में गवर्नमेंट को छोड़ के जो तीसरी गवर्नमेंट थी, वो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट सिखाते थे, वो क्या करती थी, किस इशू पे देखती थी? तो हम क्या बोलेंगे? कल्चरल और एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू को देखती थी। ठीक है।